हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनन और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक बार फिर से हमारा एजुकेशन चैनल टॉक विद नमन। देखिए, जैसा कि हम हर वीक में एक एपिसोड लाते हैं जिसमें वीकली जितनी भी करंट अफेयर्स की घटनाएं हुई होती हैं, समसामयिक हुई होती हैं और जो आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स में इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो वो सारी कलेक्ट करके हम एक दिन संडे को एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं जो आज बन रही है जैसे। और ये वीकली करंट अफेयर्स का 15 पार्ट है ना। और 14 पार्ट्स जो है वो हम लॉन्च मतलब रिलीज़ कर चुके हैं हमारे चैनल पे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये आप चाहे रेलवे की, यूपीएससी की, एसएससी, यूपी पुलिस या यूपी लेखपाल या बैंकिंग, डिफेंस, जो भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टेट पीसीएस वगैरह कुछ भी, वो सारे एग्ज़ाम्स में ये एक वीडियो आप देख सकते हो। मतलब ये सीरीज़ वीडियो की देख सकते हैं वीकली करंट अफेयर्स वाली। वहाँ आपके लिए सारे बेनिफिशियल्स करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको बताते रहते हैं। और यहाँ पे इंटरनेशनल न्यूज़ को भी हम जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं और इनके अंदर आपको बताते रहते हैं। तो आज की कुछ की पॉइंट्स न्यूज़ को देख लेते हैं। नए भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी सीएजी कैग जिसको बोलते हैं, वो कौन से हैं, वो कौन अपॉइंट हुए नए, है ना। और नया चाइनीज़ वायरस है, जैसे नोवेल कोरोना के बाद एक नया ये जो आप देख रहे हैं कीड़ा, है ना, ये कीड़ा ही आप बोल सकते हैं इसको। तो ये एसटीएफसी क्या है, एसटीएफसी वायरस, और क्या इसके परिणाम हो सकते हैं, किस तरह से वो वायरस घातक सिद्ध हो रहा है चाइना में, तो इसके बारे में बात करेंगे। एसडीएफसी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, नए अपॉइंट हुए, उनके बारे में भी बात करेंगे। ई रक्षा प्रोग्राम किस स्टेट ने चलाया और क्या क्या मतलब इसके लाभ हो सकते हैं, है ना। पाकिस्तान के नए नक्शे पर विवाद, देखिए नेपाल नक्शा नया जारी कर रहा है, उस पर भी विवाद हो रहा था। और पाकिस्तान, ये प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके हैं नेपाल वाला, उसको भी आज हम फिर से रिपीट कर देंगे। और पाकिस्तान का क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ हैं जो हम आपको बताएंगे आज। और उसके बाद एक अनाउंसमेंट भी करेंगे वीडियो के लास्ट में, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम जो चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया, तो वो जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको डेली करंट अफेयर्स मिलती रहती हैं, वो कैप आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट जितने भी है वो सारे मिलते रहते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। पहली जो न्यूज़ निकल के आई है, स्पेस एक्स का अंतरिक्ष यान इंडेवियर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से 2 अंतरिक्ष यात्रियों के लिए के साथ वापस धरती पर लौटा। इसको हमने न्यूज़ शायद अगले महीने ही या उससे 2 महीने पहले, हाँ, और हमने जो प्रीवियस अगर वीडियो देखेंगे तो इसके बारे में हमने बताया था। ये स्पेस एक्स का मिशन था। और स्पेस एक्स कहाँ की प्राइवेट कंपनी है, ये वो अमेरिका की एक प्राइवेट अंतरिक्ष में जाने वाली कंपनी है। और भारत भी प्राइवेटाइजेशन कर रहा है इस सेक्टर में, जिससे बहुत ज़्यादा आगे फ़ायदा भी देखने को मिलेगा, है ना। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 2 ये अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर लौटा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि ये कौन सा यान था, तो ये फाल्कन 9 था, है ना। फाल्कन 9 एक विमान है, अंतरिक्ष यान बोल सकते हैं उसको। तो ये स्पेस एक्स वालों का प्राइवेट यान है जो लेके गया था अंतरिक्ष यात्रियों को, नासा के 2 और स्पेस स्टेशन में छोड़ के आया था। और ये इसको वापस भी लेके आया, मतलब उन्होंने जो रिसर्च करनी थी वो 2 महीने में कर चुके हैं और वो वापस भी लेके आ चुका है। अभी मैं इसकी जो आया था वापस में कैप्सूल के अंदर, ये दोनों यात्री आए थे, तो मैं उसकी वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। ये मैंने नया एक इनिशिएटिव लिया है और ऐड किया है, जो मैं अब जो भी चीज़ें होंगी इंपॉर्टेंट तो मैं उनकी वीडियो क्लिप भी चलाऊंगा इस वीडियो पे, तो अभी मैं दिखाऊंगा। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इन दोनों यात्रियों के नाम क्या थे। तो पहले यात्री का नाम डगलस और दूसरे यात्री का नाम बैंकम। बैंकम, ये 2 यात्री थे, डगलस और बैंकम, ये दोनों यात्री गए थे और वहाँ से आ गए हैं। कब वापस आए हैं, 2 अगस्त को। कब वापस आए हैं, 2 अगस्त को, यानी संडे को वापस आए थे। अब ये पुरानी हो गई क्योंकि हम इसमें एक हफ्ते का करंट जो है वो मर्ज करते हैं, तो इसलिए ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैं लेके आया हूँ। कहाँ उतरे हैं, तो मैक्सिको की खाड़ी में। मैक्सिको की खाड़ी में ये कैप्सूल उतरा है और वहाँ से इन लोगों को लिया गया है। 2 महीने के लिए गए थे। और कब गए थे, 30 मई को। कब गए थे, 30 मई को। मैंने ये अपने करंट वाली वीडियो में डाला था जब ये गए थे, है ना। तो और ऐसा क्या हुआ है कि मतलब ये इंपॉर्टेंट इतना क्यों है ये, क्योंकि ये 45 साल बाद ऐसा हुआ है कि अमेरिका के ही किसी कैप्सूल में वापस आए। अमेरिका पहले भी ऐसे बहुत सारे मिशन कर चुका है, लेकिन अमेरिका के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम पे। तो ये क्या करता था, रसिया का जो विमान था वो लेके जाता था स्पेस स्टेशन में और वो ला के आता था। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि स्पेस एक्स, जो कि अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है, उसने, जिसके मालिक कौन है, एलन मस्क। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, एलन मस्क, ये बहुत इनकी इलेक्ट्रॉनिक कार की कंपनी भी है, टेस्ला, आप लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो इन्होंने ये
मिशन जो है वो कंप्लीट किया था, है ना। और कैप्सूल के पीछे पैरासूट, जैसे देखिए कैप्सूल उतरा कैसे था, अब मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता दूं। देखिए कैप्सूल के पीछे 2 पैरासूट लगे थे, मतलब टोटल 4 पैरासूट थे। पीछे जो पैरासूट लगे थे उन जो 1800 किलोमीटर, सॉरी 18,000 फीट की ऊंचाई पर खुलने थे, जिसमें से 2 पैरासूट खुले जिन्होंने स्पीड डाउन की कितनी, 350 माइल इन्होंने स्पीड डाउन की, और फिर से 2 पैरासूट खुले, फिर उसके बाद ये 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उतरा, ठीक है ना। और ये कहाँ उतरा, मैक्सिको की खाड़ी में उतरा। और ये जो उतरने की क्रिया है, इस क्रिया को क्या बोलते हैं, स्प्लैश डाउन, ये स्प्लैश डाउन इस क्रिया को बोलते हैं, ठीक है। ऐसे मिशन पहले भी जैसे मैंने बताया कि रशिया द्वारा अमेरिका ने करवाए हैं, लेकिन पहले रशिया द्वारा होते थे और इस बार स्पेस एक्स ने ये किया है। ये बहुत अच्छी चीज़ है ना। चलिए, और अब मैं आपको वो वीडियो दिखाने वाला हूँ जो उतरे थे ये लोग जिस कैप्सूल से, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो ये वीडियो मैं प्ले करने जा रहा हूँ, आई होप ये वीडियो चल जाए, ठीक है ना। तो देखते रहिएगा इसके अंदर कैसे उतर रहा है पैरासूट। ये देखिए यहाँ पे ये पैरासूट उतर रहा है, आप देख रहे हो, है ना। ये देखिए ये पैरासूट लगे हैं और ये कैप्सूल उतर रहा है। ये देखिए ये मैक्सिको की खाड़ी में गिर गया, देख रहे हैं आप। और ये यहाँ की नासा की जो नाव है ये इसको लेने जा रही हैं। ये पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए ये है, और जो कैप्सूल जो है वो उतरा है। स्पेस एक्स, देखिए इन्होंने जिक्र किया थैंक्स टू स्पेस एक्स। ये देखिए कैप्सूल आप देख सकते हैं, ये कैप्सूल है और ये नावें हैं, ये कैप्सूल आप देखिए। ये देखिए ये इसके द्वारा उठाया गया है, इन लोगों ने मशीनों में उठाया है। और अब आप यहाँ पे देखिएगा, इससे यही दोनों लोग डगलस और बैंकम निकाले जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, है ना। ये आए हैं स्पेस से। चलिए, तो आई होप ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा टॉपिक है, इसको पढ़ लीजिएगा इसी से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं अमेरिका सरकार ने दबाव के कारण, अमेरिका सरकार के दबाव के कारण अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट वीडियो ऐप टिकटॉक को $5 बिलियन में खरीदी गई। अभी क्या चल रहा है देखिए, टिकटॉक जो है इंडिया में बैन हो चुका है, ठीक है। और इससे इंडिया को बैन क्यों किया गया, इन्होंने बोला कि प्राइवेसी का खतरा है। ये क्या कर रही है, टिकटॉक एक चाइनीज़ कंपनी बिट डांस करके कंपनी है, उनका टिकटॉक ऐप है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसके जगह, जैसे कोई भी ऐप होती है तो उसके भाई बहुत सारे लोग उस पर काम कर रहे हैं, तो उसका जो डेटा है वो किसी ना किसी सर्वर पर जाके अपलोड होगा कि नहीं, है ना। तो जैसे ये सर्वर है और ये कहाँ पे है, चाइना पे, तो ये टिकटॉक इंडिया का पूरा डेटा चाइना के सर्वर पर जाके अपलोड कर रहा था, तो इससे प्राइवेसी जो है वो खतरा बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बैन किया था। अभी यूएसए के देखिए, यूएसए की पॉलिसी क्या है। यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा है, जो कि वहाँ पे प्रेसिडेंट है, उन्होंने क्या कहा है कि टिकटॉक को यहाँ पे बंद कर देंगे। टिकटॉक जैसे टिकटॉक जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ में अपने कुछ ऑफिसेज रखता है, जैसे टिकटॉक इंडिया हो गया, टिकटॉक अगर चाइना में तो टिकटॉक चाइना, टिकटॉक अमेरिका, इस तरह से वहाँ पे होते हैं ऑफिसेज वगैरह। तो उन्होंने टिकटॉक अमेरिका से बोला है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को टिकटॉक बेच दीजिए या तो फिर हम इसको बैन कर देंगे यहाँ पे। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने भी बोला है कि हम इसको ख़रीद रहे हैं और इसको कुछ टाइम ड्यूरेशन दी गई है टिकटॉक को, टिकटॉक अमेरिका को, कि आप यहाँ पे बेच दीजिए इसको, है ना, माइक्रोसॉफ्ट को। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करेगा, आप देखिए इसके पीछे की समझिएगा डिप्लोमेसी, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि टिकटॉक को पहले ख़रीदेगा माइक्रोसॉफ्ट, और फिर माइक्रोसॉफ्ट अपने नाम से, माइक्रोसॉफ्ट उसका शायद वो नाम 100% चेंज करेगा अगर ख़रीद लेगा तो, है ना, ख़रीद कर, और फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में लाके लॉन्च कर देगा। तो मतलब वापस से वही चीज़ इंडिया में आ रही है ना। लेकिन अभी क्या है कि वो टिकटॉक चाइना का नहीं होगा, वो माइक्रोसॉफ्ट का होगा, और माइक्रोसॉफ्ट अपने सर्वर अमेरिका में लगा के और फिर ये बोलेगा कि ये लीजिए इंडिया वालों, ये एक नया एप्लीकेशन पेज है जो टिकटॉक का ये है और इसको आप यूज़ करिए। तो ये पूरी आप देख सकते हैं इस तरह से कारोबार बढ़ाया जा, मतलब कारोबार होता है। तो ये सारी चीज़ें, और इसको आप पढ़ लीजिएगा, है ना।
$5 बिलियन में। और हाल ही में भारत ने पहले 59 जो ऐप्स थी उसको बैन किया, जिसमें टिकटॉक था, फिर 147 बैन की, फिर मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता रखी है ना। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तेल कंपनी सऊदी अरामको को पीछे छोड़कर एप्पल का इन कॉर्पोरेशन दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी। क्या है भाई ये? देखिए सऊदी अरब की एक कंपनी है, तेल कंपनी है, जो कि अरामको, जो कि बहुत बड़ी कंपनी थी वर्ल्ड पूरे ग्लोबल में। और अभी इसको क्या है कि पीछे छोड़कर किसको, है ना, कंपनी एप्पल को। तो ये सबसे बड़ी कंपनी बनी है ना, एप्पल। और अभी मैं आगे भी बताऊंगा कि एप्पल के पीछे कौन है ना, उसके लिए भी न्यूज़ है। अभी तो सऊदी अरामको को पिछाड़ कर एप्पल ही बनी है। और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एप्पल इंक बन के शेयर में 10% की वृद्धि के बाद एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी। क्या होता है कि शेयर मार्केट की मैं आपको पहले भी बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ। कुछ के लिए और भी आपको चीज़ें जाननी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो लाऊंगा, ठीक है ना। कंपनी में मार्च के महामारी के दौरान निम्न बिंदु से एक शानदार रिकवरी दिखाई, मतलब शेयर मार्केट इसका बाजार ऊपर उठा होगा और ये सबसे हाईएस्ट में गई होगी और सऊदी अरामको को पीछे कर दिया होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। चलिए, और ये एप्पल, वैसे आप जानते हो एप्पल आईफोन, मैकबुक और ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं इन्हीं के लिए फेमस है ना। सरकार ने 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया। क्या है भाई ये मुस्लिम महिला अधिकार दिवस? इसके बारे में बताएंगे आपको। देखिए मुस्लिम महिला अधिकार जो है एक तरह से ट्रिपल तलाक बिल, जैसे बोलते नहीं थे कि बॉम्बेन में ऐसे मुस्लिम लोगों में तलाक 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 3 बार बोल के उसको ख़त्म कर दिया था। तो वो चीज़ जो है वो ख़त्म की है गवर्नमेंट ने। और इसको एक इंडियन गवर्नमेंट ही नहीं है जिसने बैन किया है, इसको बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने बैन किया है। ये बहुत गलत चीज़ थी इसलिए, है ना। चलिए, तो लास्ट ईयर मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019 के दौरान ये पास हुआ था ये बिल जो है ना। और इसे ट्रिपल तलाक के नाम से भी जानते हैं आप लोग। और ये तो इसी के लिए इसको, ये जैसे ही बैन हुआ था तो इस दिन से इसको मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 अगस्त को मनाया जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस का? तो ट्रिपल तलाक एक तरह से नाम बोला जाता है इसको। और ये इंडिया के अलावा कहाँ कहाँ बैन है? पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडोनेशिया, इन 3 जगहों पर भी इंडिया के अलावा यहाँ पे ये चीज़ बैन है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग इसको नहीं मानते, है ना, वो अलग मैटर हो गया। चलिए, तो और ये थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, है ना। चलिए, एनजीओ अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट अगले 5 सालों में प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए भारत में 70 से 100 मिलियन डॉलर का निवेश करेगा। क्या है भाई ये अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट? ये क्या करेगा? ये एक एनजीओ है, एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या करेगी कि ये प्लास्टिक के कचरे को कम करने के लिए इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगी। तो इन्वेस्टमेंट का एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि जैसे हम लोग कचरा फैलाते हैं, तो हालांकि कचरा नहीं फैलाना चाहिए, स्वच्छ भारत अभियान हम लोग इसी लिए चला रहे हैं ना। तो आप जितना से ज़्यादा हो सके कोशिश करिए कि या तो उसका डिकम्पोज करने का कोई साधन ढूंढिए कचरे को, है ना, क्योंकि बहुत सारे जानवर भी इसको खा लेते हैं जिससे वो मर जाते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा जो है नेचर को भी नुकसान होता है। चलिए, तो ये प्लास्टिक के कचरे को कम करने के लिए भारत में 70 से 100 मिलियन डॉलर का निवेश करेगा। ये कहाँ का एनजीओ? पहली चीज़ तो ये सिंगापुर का एनजीओ है। कहाँ का है? सिंगापुर का एनजीओ है। और इसको ये ऐसा नहीं कि भाई जैसे नॉन गवर्नमेंट है तो क्या होगा, बिना फंडिंग के तो काम करेगा नहीं। तो इसको फंडिंग कहाँ से मिली? देखिए, इसको 500 मिलियन डॉलर, कितनी? 500 मिलियन डॉलर की फंडिंग मिली है ना। तो और जिसमें से ये 70 से 100 मिलियन यहाँ पे भारत में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये थोड़ा सा मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ, 1 सेकेंड। सिंगापुर स्थित एक गैर सरकारी संगठन जिसका नाम अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट है, भारत में अगले 5 वर्षों में प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए 70 से 100 मिलियन डॉलर का निवेश करने की योजना बना रहा है। अलायंस में भारत के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर सहित पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बजट है। बाकी दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के लिए, मतलब अदर कंट्रीज़ में भी वो इन्वेस्ट करेगा, लेकिन 500 में से 100 मिलियन कहाँ? इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। किस में इन्वेस्ट कर रहा है? इंडिया में, ठीक है। चलिए, इस गंभीर से जटिल मुद्दे को सुलझाने में मदद करने के लिए अलाभकारी संगठन के रूप में 2019 में अलायंस टू एंड मूवमेंट प्लास्टिक वेस्ट की स्थापना की गई थी। इस साल 8 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में प्रवेश करता है, मतलब सॉरी, हर साल क्या होता है कि प्लास्टिक जो कचरा होता है उसको समुद्र में फेंक दिया जाता है, जिससे बहुत सारी हमारी जो जातियाँ हैं, प्रजातियाँ हैं, मतलब जो समुद्री जीव हैं वो भी बहुत ज़्यादा लुप्त हो रहे हैं, वो भी बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। चलिए, इजराइल और भारत ऑपरेशन ब्रीथिंग स्पेस के तहत कम लागत वाले कोरोना निवारक उपकरण विकसित करेगा। मैंने बताया था आपको कि ये लोग बहुत अच्छी जो है वो टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले हैं। तो ये टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज़ करने, मतलब यहाँ पे आ चुके हैं वैज्ञानिक, इंडिया और डीआरडीओ के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। इजराइल
और भारत मिलके काम कर रहे हैं। इजराइल के वैज्ञानिक किसके साथ काम कर रहे हैं? DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इजराइल और इंडिया ये लोग मिलके काम कर रहे हैं। और ये क्या करेंगे? लो कॉस्ट में कोरोना की जो किट है या इक्विपमेंट है वो जो है प्रोवाइड करवाएंगे। और इन्होंने एक ब्रीदिंग स्पेस करके एक कम लागत वाली टेक्नोलॉजी जो है वो विकसित कर ली है, जिससे बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा होने वाला है। ये 30 सेकंड में कोरोना को डिटेक्ट करके बता देगा, ऐसा कुछ था, है ना, मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिएगा। चलिए, कोटक महिंद्रा बैंक ने ग्राहकों को ऑफर व छूट देने के लिए 2 महीने का कोना कोना उम्मीद अभियान लॉन्च किया है। ये कौन है भाई? कौन, जैसे आपसे पूछा जाएगा कोना कोना अभियान उम्मीद अभियान किस बैंक ने लॉन्च किया, ऐसा ही पूछ सकता है, या किसने लॉन्च किया, ऐसा ही पूछ सकता है। बैंक करेगा तो आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, मतलब थोड़ा सा अच्छा सोचने के लिए माइंड सेट मिल जाएगा कि हाँ बैंकों की बात कर रहा है, तो मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं है, सॉरी, केवल बैंक की बात कर रहा है। तो बैंक की बात करेगा तो कोटक महिंद्रा बैंक आपको याद रखना है ना। और भी कोई चीज़ बोलेगा तो आपको कोटक महिंद्रा बैंक याद रखना है। इसमें क्या होगा भाई? इसमें क्या होगा? जिसमें ग्राहकों के लिए बैंकिंग और खरीदारी को अधिक पुरस्कृत किया गया है ताकि उपभोक्ता मांग को बढ़ाया जा सके। देखिए, इकोनॉमी को जब भी बूस्ट करना होता है तो मांग को बढ़ाते हैं। जैसे हम मांग बढ़ाएंगे तो फिर उसको प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर उसका आयात निर्यात भी बढ़ेगा, और इस तरह से कंट्री एक डेवलप करती है। तो मेन जो बेस है, बेस लाइन क्या है? वो बेस लाइन है हाँ सॉरी, मांग जो है, डिमांड, वो एक बेस लाइन है किसी भी इकोनॉमी को ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है। कोटक ने 100 से अधिक ब्रांडों के साथ गठजोड़ किया है, और जो अपने ग्राहकों को खरीदारी, आवश्यक व्यक्तिगत देखभाल, शिक्षा और फिटनेस जैसी श्रेणियों में विशेष सौदे प्रदान करता है। मतलब कुछ मिला के आप ये समझिए कि बहुत अच्छा कैशबैक आपको मिलने वाला है जल्दी ये कोना कोना जो अभियान चला है, ठीक है। चलिए, अब चीन ने अमेरिका के GPS को टक्कर देने के लिए अपने रणनीतिक संचार उपग्रह नेविगेशन बीडू के संपूर्ण उपग्रह में स्थापित किया है। क्या है भाई ये बीडू? जैसे हम लोग GPS यूज़ करते हैं ना, GPS लोकेशन ऑन कर लो, लोकेशन देखनी है, तो उसी तरह से ये बीडू ग्लोबली लॉन्च हो चुका है। मतलब अब GPS के अलावा बहुत सारे देश, 100 से ज़्यादा देश जो है वो बीडू को भी यूज़ करने लगे हैं। इसके बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊँगा, क्यों? क्योंकि लिए आपके लिए स्पेशल सरप्राइज़ है। इसके लिए मैं, सरप्राइज़ क्या, आप तो मैंने बता ही दिया। तो मैं इसके लिए इस वीक में पॉसिबल हो पाएगा तो इस वीक में, वैसे इस वीक में मैं लेबनान की स्टोरी पे काम कर रहा हूँ, है ना, एनिमेशन वीडियोस पे। अगर वो पॉसिबल हो पाया तो इस वाले वीक में मिल जाएगी, नहीं तो अगले वीक में, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो चेंज नहीं होगा, है ना, और ये अच्छा टॉपिक है। तो मैं इस पर क्या सोच रहा हूँ कि मैं इस पर आपको एनिमेटेड वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे कि आपने हिस्ट्री टेस्ट की लिंक जो देखी थी, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख लीजिए। हिस्ट्री टेस्ट की लिंक थी, मैंने ऐसी ही वीडियो बनाई थी, और कारगिल विजय दिवस को भी, वो भी वैसी ही वीडियो है। अगर वो भी देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि बीडू के ऊपर वो वैसी वीडियो बनाऊँ, तो एनिमेटेड वीडियो है तो उसमें सब कुछ बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं इसके बारे में आपको उसी वीडियो में बताऊंगा। चलिए, भारत के सीमा विवाद के बाद नेपाल अपना नया नक्शा संयुक्त राष्ट्र व गूगल को भेजेगा। क्या है भाई ये नेपाल तो भाई बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं चलिए, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या है भाई ये? देखिए, नेपाल ने यूरोपियन यूनियन और आपको अपना नया नक्शा भेजने का फैसले लिए। क्या है भाई? देखिए, ये सब हाल ही में हुआ, अलग अलग विरोध से हुए। कैसा विरोध? जैसे वो कैलाश मानसरोवर वाली रास्ते में हम लोग लिपुलेख दर्रे में हम लोगों ने रोड बनाई थी, उसके बाद से इसने नया नक्शा जारी किया था, बोल रहा था कि नहीं, हमको जीने नहीं दिया जा रहा है, यह गलत हो रहा है, ये हमारा एरिया, इस तरह से बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम करी थी। क्यों प्रॉब्लम की थी? चाइना, बिकॉज ऑफ चाइना। मतलब जितने भी इंटरनेशनल मैटर हो रहे हैं जो प्रॉब्लम क्रिएशन में है, या जो भी डेप्ट ट्रैप पॉलिसी में जो कि फंस रहे हैं, वो सब चाइना के कारण है, और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा भारत के लिए, है ना। तो अभी नेपाल ने बोला है कि ये हमारा विवादित क्षेत्र है, और इसके जो नक्शे, नए नए नक्शे जारी किए, उनमें लिपुलेख और काला पानी, ओलंपियादुरा, इन सबको उन्होंने अपने मैप में दिखाया है। और इसको क्या किया है कि UN में भेज दिया है, UN को भेजा है और गूगल को भेजेगा, UN और गूगल को भेजेगा। क्या काहे के लिए भेजेगा भैया? कि ये हमारा नक्शा है, इसको अपडेट कर दो। ये हमारे, मतलब जब भी कहीं भी नेपाल का नक्शा प्रदर्शित किया जाए तो ये जो है जगह है वो हमारे क्षेत्र में दिखाई जाए, ठीक है। तो इस तरह से अभी क्या UN क्या करेगा भाई? तो UN क्या है, वो भाई जारी कर देगा नक्शा, लेकिन जो क्षेत्र हैं, जैसे ये ऐसा क्षेत्र है लिपुलेख वाला जो भी, तो इसको क्या करेगा, डॉटेड में दिखा देगा। जैसे आप मैप देखते होगे तो मैप में आपको बहुत जगह डॉटेड दिखती होंगी, तो वो डॉटेड जितनी भी जगह है, तो आप एक चीज़ ध्यान रख लो आज से, जहाँ पे भी आप डॉटेड देखोगे तो समझ जाओ वो डिस्प्यूटेड एरिया है, मतलब वो विवादित क्षेत्र है। तो UN क्या करेगा, उसको अपडेट करके भेज देगा। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है ना इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन जब नेपाल ने विरोध किया था तो फिर से नक्शा जारी किया था, और यही सब मामला है, ठीक है। चलिए,
तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। नेपाल सरकार ने अगस्त के मध्य तक अपना हालिया संशोधित नक्शा भारत, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भेज दिया है। संशोधित मानचित्र में कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्र को शामिल किया है, जो भारतीय मानचित्र में है ना। इसकी 4,000 प्रतियां, वो बोल रहे 4,000 प्रिंटिंग करवाएंगे और इसको अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भेज देंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। भारतीय संस्थान सीरम को ऑक्सफोर्ड कोरोना वैक्सीन के चरण 2 और 3 के लिए, द्वितीय और तृतीय चरण के लिए मानव परीक्षण की मंजूरी मिल गई है। भाई बहुत अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है दिन ब दिन, जब बस जल्दी से हम लोग इंतजार कर रहे हैं वैक्सीन। क्या है भाई ये पूरा मैटर? देखिए, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका, ये कहाँ की अमेरिकी कंपनी है, ने जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट के साथ फेज़ 2 और फेज़ 3 के मानव परीक्षण की मंजूरी दे दी। ये दोनों कंपनी जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका, ये दोनों काम कर रही थी कोरोना वैक्सीन के ऊपर। और मैंने बताया था वो चिंपैंजी वाला वायरस जो है वो इन्होंने ढूंढा और फिर कोरोना के अंदर डाला, है ना, जिससे कोरोना वो डिटेक्ट होने लगा, ये सारी चीज़ें। तो अब सीरम इंस्टीट्यूट ने, भाई सीरम इंस्टीट्यूट को परमिशन मिली तो वो परमिशन लेने गया इंडिया में, है ना, कि इंडिया में भाई हम परमिशन चाहते हैं, तो इंडिया ने भी परमिशन दे दी। इंडिया में परमिशन कौन देता है दवाओं के लिए? 2 इंस्टीट्यूट देते हैं। कौन? देखिए, पहला CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और दूसरी परमिशन कौन देता है? DCGI। कौन है DCGI? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये दोनों लोग परमिशन देते हैं और हाल ही में इन्होंने परमिशन दे दी है। तो मतलब काम बहुत तेज़ी से है और जल्दी ये वैक्सीन आने की उम्मीद है। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि DCGA के इस समय हेड कौन है, तो हेड आपको बताना है। तो हेड कौन है? VC सोमानी। VC सोमानी जो है वो DCGI के हेड है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, उम्मीद है आपको पता चल गया होगा। अच्छा, इंडिया में जो ये दवाई है, एक चीज़ और जान लीजिए कि इंडिया में जो दवाई है, ये जो सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, तो इस दवाई का नाम भी रखा गया है। क्या नाम है भाई? कोविशील्ड। कोविशील्ड करके ये क्या है? दवा का नाम है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। ये इसकी पेपर कटिंग है द इंडियन एक्सप्रेस की। सीरम इंस्टीट्यूट गेट्स नोट फॉर फेज 2nd and 3rd ह्यूमन ट्रायल्स ऑफ ऑक्सफोर्ड वैक्सीन कैंडिडेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ कौन है? ब्रिटेन महात्मा गांधी के सम्मान में सिक्के जारी करेगा। बहुत अच्छी न्यूज़ है ना। महात्मा गांधी के सम्मान में सिक्के जारी कर रहा है। क्या है भाई? पूरा मैटर समझिए, है ना। चलिए देखिए, ब्रिटेन महात्मा गांधी की याद में एक सिक्का जारी करेगा। इस विचार को काले, एशियाई और अन्य अल्पसंख्यक जातीय BAME समुदाय के लोगों की उपलब्धि का जश्न मनाने के प्रयासों के रूप में देखा जाता है। ब्रिटिश वित्त मंत्री ने रॉयल टकसाल सलाहकार समिति, टकसाल क्या होता है? जहाँ पे सिक्कों के मुद्रण होते हैं, है ना, सिक्के छापी, मतलब सिक्कों की प्रिंटिंग वगैरह होती है, एक तरह से आप ये समझ लीजिए, ढाले जाते हैं सिक्का, जहाँ पे उनको एक पत्र लिखा है जिनमें ब्रिटेन के सिक्के पर BAME समुदाय के योगदान को मान्यता देने का विचार किया गया। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में पुलिस के बड़बोलेपन के कारण, मैंने आपको बताया था कि जॉर्ज फ्लॉयड वाला जो एक केस हुआ था, है ना, तो उसी श्वेत के मामले में को लेकर ये लोग ब्रिटेन वाले महात्मा गांधी के सम्मान में एक सिक्का जारी करेंगे। चलिए ठीक है। चलिए, दूरसंचार कंपनी BSNL ने वायरलेस इंटरनेट प्रदान करने के लिए महाभारत बोल गया मैं महाराष्ट्र में भारत एयर फाइबर लॉन्च किया है। क्या है भाई भारत एयर फाइबर? देखिए, ये भारत सरकार का एक नया इनिशिएटिव है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। देखिए, जैसे अभी हम लोग अलग अलग जो कंपनी हैं, टेलीकॉम कंपनी है, एयरटेल और जियो वगैरह हो गया, इनके फाइबर नेटवर्क्स, जो फाइबर केबल नेटवर्क्स होते हैं, उनका यूज़ करते हैं। तो अभी BSNL भी ऐसा जो है वो लॉन्च करने वाला है। कहाँ लॉन्च कर रहा है? महाराष्ट्र के अकोला डिस्ट्रिक्ट में। अकोला एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पे ये लॉन्च कर रहा है। ठीक है ना। चलिए, तो BSNL की उपस्थिति से 20 किलोमीटर सीमा तक ये काम करेगा और कनेक्टिविटी 100 Mbps की स्पीड देगा। ये वायरलाइन और वायरलेस सेगमेंट में विभिन्न ब्रॉडबैंड प्लान भी जो है वो पेश करेगा। ठीक है। चलिए, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, ये एग्जाम्स में ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन मैं जैसे वीकली करंट पे होती है तो करंट की न्यूज़ में डाल देता हूँ। चलिए, महाराष्ट्र सरकार ने किसानों की सहायता के लिए ADB के सहयोग से मैग्नेट प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये मैग्नेट प्रोजेक्ट किसानों के लिए है। ADB क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। आपको देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कुछ जाना हो तो मैंने वो सीरीज़ जो है वो लॉन्च कर रखी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, आप वहाँ जाके देख सकते हो। वहाँ पे बहुत सारी जितनी भी आप जो भी आप सोच सकते हो, वर्ल्ड बैंक और ADB और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है ना, ICRC, तो ये सारी वीडियोस में मैं लॉन्च कर चुका हूँ। चलिए, महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क यानी मैग्नेट, महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क, ठीक है, तो मैग्नेट परियोजना को लगभग
1000 करोड़ रुपए यानी 142.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दे दी है। परियोजना का लक्ष्य अगले 6 वर्षों के लिए राज्य के सभी जिलों में किसानों की मदद करना है। ये फल और सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देगा और प्रसंस्करण में सुधार करेगा, पेरिहाबल्स के क्षेत्र में नुकसान को कम करेगा। योजना का 70% एशियाई विकास बैंक यानी एशिया डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा और शेष 30% राज्य सरकार देगी। तो ये किसानों के लिए अच्छा इनिशिएटिव है। देखिए कोई भी योजना आती है तो योजनाएं खराब नहीं होती, उनका इम्प्लीमेंटेशन खराब होता है, खराब तरीके से होता है, जब वो फेल मार जाती हैं। फेल योजनाएं नहीं होती, योजनाएं क्योंकि एक ऐसा नहीं है कि बैठ कर पेन पेपर लेकर योजनाएं निकाल दी, ऐसा नहीं होता है, उस पर रिसर्च होती है। जैसे हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 2014 से ये सारी चीज़ें, 2014 या 16 से ये सारी चीज़ें चल रही थी, 4 या 5 साल में ये ड्राफ्ट जो है वो आया है और इसको भी मंजूरी मिली है ना। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये सारी योजनाएं बन जाती हैं, इन योजनाओं को बनने में टाइम लगता है। ठीक है, चलिए। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार ने 1 से 15 अगस्त तक एक मुखौटा अनेक जिंदगी का जन जागरूकता अभियान चलाया है। भाई मध्य प्रदेश सरकार इन दिनों बहुत क्रिएटिव हो रखी है ना, कुछ ना कुछ हर वीक में कुछ ना कुछ अच्छी योजना जो है वो लॉन्च कर देती है। हालांकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट मास्क के लिए जागरूक रोको टोको अभियान भी इन्होंने चलाया था, है ना। चलिए, तो शहरी विकास और आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने हर शहरी निकाय में 1 से 15 अगस्त तक एक जागरूकता अभियान चलाया है, जिसका उद्देश्य लोगों को मास्क उपयोग के लिए प्रति जागरूक कर उन्हें मास्क प्रदान करना है। और मैं हाल ही में अभी एमपी में हूँ और मैंने भी वैन्स चलती देखी हैं रोड पे, एक नगर पालिका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा, म्यूनसिपल कमेटी द्वारा चलाया जाती है। और वो लोग जो अवेयर नहीं है या जो मास्क लगा के नहीं निकल रहे हैं मार्केट में, मैंने अभी देखा है ना, वैन्स चल रही हैं और फिर फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं, मास्क लगा के जागरूक कर रहे हैं एक टाइप से लोगों को, है ना। लेकिन लोग जो है वो मानते नहीं हैं भाई, है ना। चलिए नई न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। सॉरी, एक चीज़ और जान लीजिए। देखिए अभी इनके यहाँ के राज्यपाल जो है जिनकी डेथ हो गई है, वो राज्यपाल कौन है भाई, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। महाराष्ट्र के सॉरी एमपी के राज्यपाल। तो नई यहाँ पे राज्यपाल जो नियुक्ति एक तरह से कार्यकारी राज्यपाल के तौर पर काम कर रही है, कौन है, आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल राज्यपाल कहाँ की हैं, यूपी की भी हैं और एमपी के भी वो काफ़ी काम कर रही हैं, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, चलिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। हाल ही में मैंने वीडियो भी बनाया था इनके ऊपर, सॉरी वीडियो भी इनके बारे में बताया था, तो कौन है ये। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए विद्यार्थी विज्ञान मंथन पहल शुरू की है। क्या है भाई विद्यार्थी विज्ञान मंथन। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 की शुरुआत की है। यह 6वीं से 11वीं कक्षा के स्कूली छात्रों के लिए बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम है। मतलब कुल मिला के इसमें 6वीं से 11वीं तक में थ्योरी को नहीं, प्रैक्टिकल को जोड़ दिया जाएगा। देखिए कोई भी चीज़, अगर जैसे हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, है ना, जैसे हमने पढ़ा कि ग्लोब, धरती ऐसी होती है या वो घूमती है, तो हमारी माइंड पे उतना अच्छा फोकस नहीं पड़ेगा अगर वही चीज़ हमारे सामने प्रैक्टिकल हो रही है। मतलब एक मॉडल रख दिया जाए धरती का और वो रोटेट कर रहा हो अपने अक्ष पे, अपनी धुरी पे, एक्सिस पे वो रोटेट कर रहा हो, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में छप जाएगी कि ये ऐसे रोटेशन होता है इसका, और ऐसे सूर्य और चंद्रमा इसके आसपास जो है चक्कर लगाते हैं या पृथ्वी चक्कर लगाती है उनका। ठीक है, वो चीज़ जो हमारे सामने मॉडल के रूप में रखी होगी वो बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रहेगी, हालांकि उसके कंपैरिजन में कि अगर हम वो चीज़ पढ़ रहे हों। तो ये सारी चीज़ें अगर प्रैक्टिकल करी जाएँ तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसी के इनिशिएटिव लिया गया है कि विद्यार्थी विज्ञान मंथन जो है वो 2020-21 में 6 से 11 वाले जो विद्यार्थी होंगे, स्टूडेंट होंगे, उनको जो है वो सारी चीज़ पढ़ाई जाएगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने नई रक्षा उत्पादन और निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020 में रक्षा क्षेत्र में FDI बढ़ाकर 74% की है। क्या है भाई ये, देखिए इससे क्या है कि देखिए 74% FDI की अनुमति दी गई। FDI क्या होता है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, अगर आप फिर से जानना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। अगर नहीं जानना चाहते, मतलब वहाँ पे नहीं जानना चाहते, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं FDI और रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट ये बहुत ज़्यादा बचा चुका हूँ, एक बार फिर से ले आऊँगा, वही कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। सरकार बाहर की उन कंपनियों को जिसमें मिलिट्री और इक्विपमेंट खरीदे जाते हैं उन्हें भारत के में आकर काम करने को कहेगा। इसके अंदर ये जो इन्होंने नई रक्षा उत्पादन और निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020 चलाई है, मतलब इसके अंदर काम करना है, यहाँ के लोग स्किल्ड और रोजगार प्राप्त कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, एक सीधा सा सिंपल समझिए, आसान भाषा में ये क्या करेगी, जो बाहर की कंपनी है इन्हें बोलेगी कि आप भारत में आके काम करिए या इन्वेस्टमेंट करिए, काम आप ही का होगा, लेकिन हमारे लोग भी इससे
क्या होंगे, स्किल्ड होंगे और उनको काम करने की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी उनको पता चलेगी। ठीक है, चलिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल को IPL 2020 में चीनी प्रायोजक कंपनी वीवो को रखने पर आलोचना झेलनी पड़ी। बहुत अच्छी न्यूज़ है और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। क्या हुआ कि भाई देखिए, इसको IPL को स्पॉन्सर कौन करता था, वीवो करता था, है ना। लेकिन अभी क्या हुआ कि जैसे चाइना बैन, चाइना या बैन टिकटॉक, इस तरह से बहुत सारे जो है वो ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहे थे और बहुत सारे ऐसे मोमेंट चल रहे थे, आंदोलन एक टाइप से चला रही थी हमारी भारतीय लोग, और ये बहुत अच्छा है ना, हम लोग आत्मनिर्भर बनने वाले हैं। चलिए, तो इसमें क्या हुआ कि इन्होंने वीवो का बाइकआउट करने के लिए IPL का ही बाइकआउट कर डाला। इन्होंने ऐसी मुहिम चलाई कि अगर वीवो को स्पॉन्सर करे, IPL को स्पॉन्सर करेगा वीवो, तो हम IPL ही नहीं देखेंगे, ऐसा कुछ था। और बहुत इससे हंगामा हुआ और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो इसने क्या किया कि वीवो ने इससे पीछे हट गया, बोला कि भैया हम इस बार के स्पॉन्सर बनेंगे नहीं। हालांकि इन लोगों के बीच टाइप होता है, इन लोगों को स्पॉन्सरशिप बेची जाती है कि आप इतने साल से इतने साल इसके लिए स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं, है ना। तो भारत ने कहाँ तक, 31 मार्च 2021 तक स्पॉन्सरशिप ले रखी थी वीवो की। पहले अभी क्या होता है, वीवो IPL ऐसे बोला जाता ना, पहले क्या होता था, DHFL IPL बोला जाता था 5 साल के पहले, है ना। तो अभी उस टाइम पे ज़्यादा लोग देखते नहीं थे, लेकिन अभी ज़्यादा लोग देखते हैं, तो अभी वीवो IPL बोला जाता है। तो क्या होता है कि इससे कंपनी का प्रमोशन होता है, तो इसलिए कंपनी जो है वो स्पॉन्सर करती हैं। पेटीएम पे भी स्पॉन्सरशिप होती है वीवो की, है ना। चलिए, तो इसमें क्या हुआ है कि वीवो बोला कि हम भाई हट रहे हैं इससे, हम स्पॉन्सर, इस बार स्पॉन्सरशिप रहेगी लेकिन हम प्रमोट नहीं होंगे, मतलब एक तरह से हमारा जिक्र ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा, ये इससे बहुत मोटा पैसा जो है वो कंपनी को मिलता है, ये IPL को बोर्ड को मिलता है, क्रिकेट बोर्ड को, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को। कितने का ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 31 मार्च 2022 तक का, 2022 तक का कॉन्ट्रैक्ट था। ये कितने का था, 2199 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था ये। केवल जो आप बोलते नहीं वीवो IPL, तो बस ये वीवो IPL के नाम का जो खिलाड़ियों को टी-शर्ट पहनाई जाती है, बल्लों पे वीवो लिखा जाता है, तो ये ग्राउंड पे आप देखते हैं कई जगह वीवो लिखा जाता है, तो इसका सिर्फ 2199 करोड़ वीवो कंपनी ने IPL को दिया था। ठीक है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को दिया था। तो अब ये सारी चीज़ें खत्म होने वाली हैं। ठीक है, चले। और ये IPL आपका कब होगा भाई, 2020 का आयोजन सितंबर से नवंबर 2020 तक UAE में होना है। ठीक है, ये देखिए, डिसरिस्पेक्टफुल BCCI फेसेस बैकलेस फॉर रिटेनिंग चाइनीज स्पॉन्सर्स फॉर IPL 2020। चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तराखंड सरकार को पर्यटकों को बढ़ाने के लिए हिम तेंदुआ स्नो लियोपर्ड संरक्षण केंद्र की स्थापना की। क्या है भाई ये, उत्तराखंड में जल्दी से हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र होगा। उत्तरकाशी वन प्रभाग क्षेत्र में संरक्षण केंद्र स्थापित होगा। राज्य में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। मतलब ये जो आप देख रहे हैं हिम तेंदुआ, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, ये देखिए हिम तेंदुआ, ये किसी भी राज्य का, मतलब जैसे कोई भी होता है पर्टिकुलर, जैसे कोई कई जगह की मगरमच्छ हो गए या कई जगह शेर हो गए, लॉयन हो गए, इस तरह से बहुत लोग, मतलब एक जो राज्य हैं वो रखते हैं, संरक्षण केंद्र बनाते हैं इनका, ताकि बहुत सारे लोग आएँ घूमने और इनको देखें और राज्य का जो टूरिज्म है वो बढ़े, है ना। तो इसलिए इनको स्नो लियोपर्ड को यहाँ पे रखा जा रहा है। कहाँ पे, उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री मोदी के लिए नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है। क्या है भाई, ये पर्सनल सेक्रेटरी चुने गए हैं। कौन है ये, हार्दिक सतीश चंद्र शाह। ठीक है, चलिए, अच्छा, और इनके बारे में जान लेते हैं। ये शाह गुजरात कैडर के 2010 बैच के IAS अधिकारी हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में उप सचिव के रूप में कार्यरत थे अभी तक। और अभी क्या कर दिया गया, इनको पर्सनल सेक्रेटरी बना दिया गया, किसका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए भाई, इससे तो मैं सच में, आप लोग भी सोचते होंगे कि ये ऐसा कोई, मतलब एक सेकेंड, ऐसा कोई मंथ नहीं जाता है जिसमें आंध्र प्रदेश सरकार से कोई ना कोई न्यूज़ ना आए, कोई ना कोई योजना ना आए। तो ये जो है ये बहुत क्रिएटिव हो रखे हैं और ये बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लाते हैं। मैं आपको विद्या योजना और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। तो इन्होंने क्या किया, रक्षाबंधन शुरू किया है। क्या है भाई ये रक्षाबंधन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस रेड्डी क्या कह रहे हैं कि रक्षाबंधन के पूर्व संध्या पर जगन मोहन रेड्डी ने साइबर सुरक्षा पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम रक्षाबंधन लॉन्च किया था। कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य भर में साइबर अपराधों को जनता के बीच जागरूक पैदा करना था। रक्षाबंधन के माध्यम से 1 लाख से महिलाओं और लड़कियों को आम जनता को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रतिभागियों को निबंध लेखन, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी आदि के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा।
एक तरह से अवेयरनेस फैला रहे हैं। और अभी ये पहली न्यूज़ नहीं है इस हफ्ते की, अभी मैं एक और न्यूज़ दिखाऊंगा, इसी इन्होंने एक और योजना लॉन्च की। तो भाई ऐसा अगर जो अलग अलग स्टेट है वो सोचने लगे, है ना, तो बहुत अच्छी चीज़ है और इनिशिएटिव है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। शशिधर जगदीशन को एचडीएफसी बैंक का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये कौन है, शशिधर जगदीशन, है ना। ये क्या है भाई, एचडीएफसी बैंक के नए चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक है। चलिए, पाकिस्तान द्वारा हाल ही में जारी किए नक्शे में भारतीय क्षेत्र लद्दाख, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ को शामिल किया गया। ये भाई बहुरा गए हैं पूरी तरह से सॉरी, ये लैंग्वेज मेरे को यूज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन हंसी आती है मेरे को कि ये लोग कैसे कैसे कदम उठाते हैं और ये फालतू की चीज़ें हैं, है ना। चलिए, तो इन्होंने क्या किया भाई कि इन्होंने गुजरात के पास पास में एक जूनागढ़ है, अगर आप मैप में देखेंगे तो वहाँ का एरिया भी इन्होंने बोला कि नहीं ये हमारा है, हमको दे दो, ये एरिया हमारा है और ये हमको दे दो। तो ये इनकी एक बचकाना हरकत है, ठीक है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं बता देता हूँ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक नए राजनीतिक मानचित्र का अनावरण किया जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख और सर क्रीक और जूनागढ़ को शामिल किया गया। भारतीय नीति राजक सरकार की 5 अगस्त के फैसले की पहली सालगिरह के दौरान पहली ये जारी किए गए जम्मू कश्मीर के विशेष स्थिति पर राज्य के 2 में विभाजन की भूमिका थी, है ना। तो इन्होंने क्या किया है, ये 3-4 एरिया इन्होंने अपने पास दिखाए हैं। दिखाने से कुछ नहीं होता भाई, ये हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे, है ना। चलिए, एशियाई क्षेत्र लेबनान की राजधानी बेरूत के बंदरगाह पर हुए भीषण धमाके में 100 की लोगों की मौत हो गई है। तो ये बहुत ज़्यादा और ऐसी कोई वीडियो नहीं होगी जो आपने देखी ना हो इसकी, और बहुत ज़्यादा इसकी वीडियो वायरल हुई थी और बहुत बड़े बड़े धमाके हुए थे। तो मैं इस न्यूज़ के बारे में भी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, है ना। क्यों नहीं बोलूँगा कि इसकी एनिमेटेड वीडियो मैं इस बुधवार या बृहस्पतिवार यानी वेडनेसडे या थर्सडे में 100% आपको दूंगा। उस वीडियो पे मैं काम कर रहा हूँ और इस रिकॉर्डिंग के बाद भी मैं उस पर काम करने वाला हूँ, क्योंकि वो वीडियो जो है वो बहुत टाइम लगता है उसको बनने में, है ना। अभी थोड़ा सा ही, अभी केवल थंबनेल बनाया और स्टार्ट किया है मैंने थोड़ा सा काम, तो बहुत काम बाकी है। और मैं आपको 100% मैं श्योरिटी दे रहा हूँ कि इस वीक में आपको ये वीडियो मैं दूंगा ही दूंगा, और इसमें मैं कुछ इसके वीडियोज़ भी अटैच करूँगा और बहुत सारी चीज़ें, तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा क्या है, क्यों ये हुआ, वहाँ पे आपको सब बताया जाएगा क्यों हुआ, क्या इसके पीछे की स्टोरी। 2014 की स्टोरी है जो इस पे आके कनेक्ट हुई और ये बॉम्ब मतलब एक तरह से ब्लास्ट हुआ है। तो वो 2014 से लेके आज तक की पूरी स्टोरी मैं उस पर कवर करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये पुरानी न्यूज़ है, इसको देख लीजिए क्या हुआ है कि बेरूत पश्चिमी एशियाई क्षेत्र लेबनान की राजधानी है। बेरूत में 2 विस्फोट हुए हैं जो एक दूसरे के मिनटों के भीतर मुश्किल से हुए, मतलब थोड़ी देर पहले यहाँ हमला हुआ, फिर थोड़ी देर यहाँ हुआ। तो यहाँ वाला जो था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। विस्फोट की संभावना बंदरगाह के पास अधिकारियों द्वारा संग्रहित जब्त विस्फोटक से शुरू की थी। नवीनतम गणना में 100 से ज़्यादा अधिक लोग मारे गए और 4000 से अधिक घायल। ये चेंज हुआ है आंकड़ा, ठीक है ना, मैं उस वीडियो के अंदर बताऊँगा आपको। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ है, कोविड-19 के कारण 24 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि जगह कोविड कोरोना लाया चीन वाला, भुगते सब देश, ये वही हाल हुआ है। और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली न्यूज़ है। वैसे भी हमारे बच्चों को, मतलब जो इंडिया के बच्चे हैं या किसी भी कंट्री के, उनको वैसे ही एजुकेशन ज़्यादा नहीं मिल पाती है। और एजुकेशन जो जितना भी आप देखते हो ना, जो विकासशील या विकसित तो नहीं बोलूँगा मैं, विकासशील देश होते हैं और जो डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता, वहाँ पे मेन जो प्रॉब्लम होती है एजुकेशन को लेके होती है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो स्तब्ध करने वाली घटना है ना, कि इतने लोग बच्चे जो है वो नहीं जा पाएँ और नहीं उठा पाएँ इसका लाभ एजुकेशन का, ठीक है। बच्चों में कोविड-19 के प्रभाव पर हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव के कारण लगभग 24 मिलियन बच्चे अगले साल स्कूल छोड़ सकते हैं या नहीं पहुंच सकते, ऐसा हुआ है। छात्र के जीवन काल में खोई हुई कमाई का $16,000 का तक का आर्थिक नुकसान हो सकता है, जो समय के साथ वैश्विक स्तर पर $10 ट्रिलियन खोई हुई कमाई के बारे में बदल जाएगा। इससे 188 देशों में 1.5 अरब से अधिक बच्चों और युवाओं को प्रभावित करने वाले देशव्यापी स्कूल बंद हुए। हाल ही में चीन ने तजाकिस्तान के पामीर क्षेत्र पर अधिकार जताया है। ये भाई साहब छोड़ ही नहीं रहा है किसी एरिया को, सबको बोल रहा है ये हमारा है, ये हमको दे दो, ये हमारा है तो अभी लद्दाख में बोला कि ये हमारा है, हमको दे दो, लद्दाख में अंदर तक घुसाया। फिर मैंने बताया कि बांग्लादेश में गया, चाइना और श्रीलंका का एक हम्बनटोटा पोर्ट इसने हड़पा। पाकिस्तान को भी धीरे से ये ख़त्म ही कर देगा, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से इस पर चल रहा है,
इसके खर्चे पे चल रहा है। और ये अलग अलग ऐसी मतलब ऐसी चीज़ों को सामने ला रहा है ना। अभी इसने मैंने आपको बताया था कि भूटान पे भी बोला था, मतलब भूटान एक वार्ता हुई और भूटान उस पर जो प्रेजेंट नहीं था, ये प्रेजेंट था लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, तो उसमें इन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, ये भूटान का क्षेत्र हमारा है। तो फिर भारत ने वहाँ पे स्टैंड खड़ा किया था और बोला था कि ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप बताइए कहाँ पे हैं आप जो बोलना चाह रहे हैं वो है ही नहीं एक्चुअल में। तो फिर ये जो है वो पीछे हट गया था, ऐसा कुछ हुआ था। भूटान वालों ने बाद में बोला था भैया क्यों हमारे पीछे पड़ा हो, ये हमारा एरिया है, ऐसा कुछ नहीं। तो ये इस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, चलिए इसके बारे में आपको पूरा बताते हैं कि क्या हुआ था असल में। ठीक है, 1991 में सोवियत रूस, पहले रूस अकेला नहीं था, सोवियत रूस था जो टूटकर 15 देशों में टूटा था। कितने देशों में? 15 देशों में। और पहला जो है रूस बना था, और दूसरे जो बाकी देश थे, अन्य देश तजाकिस्तान, बेलारूस, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान, इस तरह से ये जितने भी देश हैं ये बने थे। से लिखा का यानी ये किसका? तजाकिस्तान का। ये आप देख सकते हो, मैं इसलिए मैप भी ले आया हूँ। ये जो आप तजाकिस्तान का एरिया देख रहे हो कितना बड़ा है, ये 1,43,000 किलोमीटर स्क्वायर का ये पूरा क्षेत्र है। अब इसमें क्या कर रहा है कि चाइना क्या बोल रहा है, भाई इसका हमारे पास 45% हमारा है, इस एरिया का, मतलब 1,43,000 एरिया का, मतलब इसका 45% हमारा है, चाइना ने बोला है ना। लेकिन क्या है भाई, तजाकिस्तान उस पर कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। क्यों नहीं बोल पा रहा है? क्योंकि 40% इनकी इकॉनमी पे, किनकी? तजाकिस्तान की इकॉनमी पे 40% जो पैसा लगाया किसने लगाया? चाइना ने लगाया है। तो इसलिए कुछ नहीं बोल पा रहा। चाइना यही पॉलिसी हर जगह है हमारा, जो भी गरीब जैसे जो भी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाया उसको उठा के पैसा दे दो कि ये लो पैसा और करो काम, हम तुम्हारे साथ हैं। और जैसे बेचारा वो फंसा उस पैसे के चक्कर में, उनसे बोला भैया पैसा रखो अपने पास, ये एरिया हमको उठा के दे दो। तो ये प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे, है ना। तो ये क्या हुआ है कि देखिए, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है। 1,000 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र पहले भी चाइना 2001 में यहाँ ले चुका है ना। और ये बताया मैंने, वही डेप्थ पॉलिसी वाला सीन होता है हर जगह, है ना। चलिए, पामीर क्षेत्र में कथित चीनी दावों को लेकर एक और चीन और दूसरी ओर तजाकिस्तान और रूस के बीच एक बड़ा घोटाला सामने है। चीन का कहना है कि इतिहास के हिस्से के रूप में पामीर इसका हिस्सा रहा है। वैकल्पिक तथ्यों के साथ चीन का प्रसिद्ध कौशल है। पामीर लंबे समय तक दलदली क्षेत्र रहा है जिसके बाहर की शक्तियों के नियंत्रण के लिए संघर्ष किया है। ये इस तरह से अब ये देख सकते हैं, न्यूज़ है, नाउ चाइना आइज पामीर रीजन इन तजाकिस्तान, मतलब इसकी निगाहें जो है वो घातक हो गई। आप ये समझ सकते हो। चलिए, जापान ने हिरोशिमा पर 1945 में हुए परमाणु हमले की 75वीं वर्षगांठ बनाई। वर्षगांठ बने मतलब खुशी नहीं मना रहा है। हमारे यहाँ देख रही अब बहुत सारे जैसे कारगिल हो गया और अलग अलग जो भी मोमेंट होते हैं, जलियांवाला बाग हो गया, इन पे लोग बस थोड़ी सी श्रद्धांजलि अर्पित कर देते हैं और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे जापान में ऐसे पहले ब्लास्ट हुए थे जो अमेरिका ने किया था। मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताऊँगा इसके बारे में। तो हर साल इसकी वर्षगांठ के रूप में मनाते हैं और वहाँ पे पूरा देश इस दिन मतलब दुख प्रकट करता है एक साथ मिलके कि ये गलत हुआ जो भी हुआ, है ना। इस तरह की चीज़ें करता है। जापान ने हिरोशिमा शहर पर दुनिया के पहले परमाणु बम की 75वीं वर्षगांठ हमले की 75वीं वर्षगांठ मनाई। 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने के युद्धक विमान एनोला गे ने हिरोशिमा बम पर लिटिल बॉय नामक एक परमाणु बम गिराया जिसमें 1,40,000 लोग मर गए थे। 3 दिन बाद 9 अगस्त को अमेरिका ने नागासाकी में एक और परमाणु बम फैट मैन गिराया था जिसमें 40,000 से लोग मर गए थे। बम से बचे लोगों को हिबाकुश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और परमाणु बम गिराने के बाद भी आज भी जापान ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे अभी भी उस क्षेत्र में लोग बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हैं। बहुत बड़ा एरिया जो है वो इससे इफेक्ट हुआ था, मतलब इससे इसके दायरे में आया था, है ना। तो अब से इससे 2-3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पूछ सकता है कि हिरोशिमा में जो बम गिरा था उसका क्या नाम था? लिटिल बॉय नाम था। अब पूछेगा नागासाकी में जो बम गिरा था उसका नाम फैट बॉय पड़ा था, है ना। चलिए, तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी चाहिए। 75वीं वर्षगांठ कब मनाई थी? तो ये हाल ही में मनाई थी। आप किस दिन मनाई थी ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए, और आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे पहला बम किस देश में गिराया गया था? तो जापान में गिराया गया था। किसने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकता है घुमा के। तो ये इसकी बीबीसी की न्यूज़ की कटिंग हो गई, आप देख सकते हो, है ना। चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। चाइना आतंक, चाइना आतंकी है। एक सेकेंड। हाल ही में चीन के नए वायरस एस टी एफ सी क्या है भाई? नया वायरस क्या नाम है इसका? सेवरी फीवर विद थ्रोम्बोक्राइप्टोनिया
सॉरी, मैं नाम लिख देता हूँ, एक्चुअली जो है मार्कर वो सही से काम नहीं करता है। सेवरी फीवर, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ आपको, थर्मोबाइटोपनिया और सिंड्रोम, ये इसका SFTC का पूरा नाम है। अब आप ये देख रहे होंगे ये क्या है। देखिए अब बहुत जो लोग गाय या भैंस या जो डॉग्स होते हैं उनको देखते होंगे, उनके शरीर पे इस तरह का एक कीड़ा चिपकर होता है जो उनका ब्लड जो है वो चूस रहा होता है, और उनको निकालते हैं आप, है ना, ताकि वो ज़्यादा वो काटे ना। वो क्या करता है, काट काट के उस जगह पे एक छेद कर देता है और वहाँ से खून चूसना शुरू कर देता है। तो इसी जीव के अंदर जो है ये वायरस पाया गया है ना। और इस वायरस के लक्षण क्या है, देखिए जो पेशेंट होता है, जो रोगी होता है, उसके बुखार होता है, बॉडी में पेन होता है, और सबसे बड़ी चीज़ कि ये जिस भी पर्सन को हो जाएगा तो उसकी मरने की दर 30% होगी। जो अभी कोरोना फैला है उसकी मरने की दर 2% है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो गया तो 2% चांसेस है कि वो मर सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ये वाला वायरस हो गया तो क्या होगा भाई, उसके मरने के चांसेस 30% होंगे। बहुत मरने के चांसेस है उससे। मतलब जिस दिन की ये न्यूज़ है, मतलब मैंने कलेक्ट की है, तो 6 अगस्त तक में, 6 अगस्त तक की न्यूज़ में ये इसमें 7 लोग मर चुके थे इससे, और 60 लोग मतलब तो इन्फेक्ट थे इस वायरस से, है ना। और ये कहाँ पाया गया है, तो जिनजियांग प्रांत जो चाइना के अंदर है, जिनजियांग प्रांत, वहाँ पे ये पाया गया है। ठीक है। टिक जनित वायरस के कारण होने वाली एक नई संक्रामक बीमारी ने 7 लोगों की जान ले ली। चीन में 60 अन्य संक्रमित हैं। पूर्वी चीन के जियांगजेंग प्रांत में 37 से अधिक लोगों ने वर्ष की पहली छमाही में SFTC वायरस के लिए अनुबंध किया है। वायरस के कारण अनछुई, एक पूर्वी चीनी जिनजियांग प्रांत में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। SFTC वायरस का कोई नया वर्ष नहीं है। चीन में 2011 वायरस के रोगजनक को अलग कर दिया गया था। वायरस श्रेणी का है, बनी ए वायरस की श्रेणी का है। चलिए, भारतीय रेलवे ने दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन के भीमा नदी पर बने सबसे लंबे पुल का संचालन किया है। क्या भाई, देखिए ऐसा नहीं कि ये आप बोल दो कि ये भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा पुल है, नहीं, ऐसा नहीं है कि ये केवल दक्षिण पश्चिम रेलवे का है। और कितने जोन है भारतीय रेलवे के अंदर, 18 जोन है, और 18 जोन में ये मतलब एक जोन है दक्षिण पश्चिम रेलवे, जहाँ पे ये सबसे लंबा पुल आप देख सकते हैं। ये पुल जो है वो बनाया गया है रेलवे के द्वारा। पूरा और पढ़ लेते हैं। दक्षिण पश्चिम रेलवे के गुरुवार 30 जुलाई को लेचेन होतगी सेक्शन को चालू किया है, जो कि हाटगी कुटगी गडक यानी 284 से दोहरीकरण परियोजना के हिस्से में 33 किलोमीटर लंबा है, जिसे 2014-15 में रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दी थी। यह कर्नाटक को बीजापुर और सोलापुर जिले के माध्यम से महाराष्ट्र तक जोड़ेगा। यह ट्रैक भीम नदी पर 670 मीटर लंबे एक महत्वपूर्ण पुल को से होकर गुजरता है। इस क्षेत्र का सबसे लंबा पुल, जिसमें 45.7 मीटर के 14 स्पान शामिल हैं। ठीक है, ये आप पेपर की कटिंग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। गिरीश मुर्मू के इस्तीफे के बाद मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये भाजपा के वरिष्ठ नेता थे। इनको नया उपराज्यपाल कहाँ का नियुक्त किया गया है, जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने इस्तीफा दे दिया है। अभी मैं आगे बताऊँगा गिरीश चंद्र मुर्मू को क्या बनाया गया है ना। उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना त्यागपत्र भेज दिया था। मनोज सिन्हा को जम्मू एंड कश्मीर का नया LG यानी ये जो उपराज्यपाल है इनका नियुक्त किया गया है। श्री मुर्मू को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत गठन के बाद जम्मू एंड कश्मीर राज्य का LG के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, उन्होंने इस्तीफा दिया है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, आप देख सकते हैं इसको। कर्नाटक के राज्य ने भारत का पहला मोबाइल RT-PCR कोविड-19 परीक्षण लैब लॉन्च किया है। ये क्या है, गाड़ी की तरह है, ये जगह जगह घूमेगी कर्नाटक में और लोगों के कोविड वाले टेस्ट करेगी। ठीक है, चलिए, ये प्रतिमान 9,000 परीक्षण करने में सक्षम है। ये देखिए भाई, दूसरी स्कीम आ गई। मैंने बोला था आंध्र प्रदेश की दूसरी स्कीम मैं लाऊंगा अभी। देखिए क्या हुआ है भाई, आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के आर्थिक विकास के लिए इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद के साथ समझौता किया। मतलब इन्होंने टाइप किया इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद के साथ। क्या है भाई, इसको समझ लीजिए। आंध्र प्रदेश सरकार ने वस्तुतः राज्य के विभिन्न आर्थिक विभागों के साथ काम करने के लिए हैदराबाद स्थित इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB के साथ आर्थिक विकास बोर्ड के माध्यम से समझौता ज्ञापन MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। इसका उद्देश्य क्या है, अर्थव्यवस्था को पुनर्प्राप्त करना और कोविड-19 चरण के दौरान राज्य के विकास की निगरानी करना था। यानी कुल मिला के इन्होंने क्या किया है, साइन किया है एक समझौता यानी MOU साइन किया है, जिसमें क्या होगा
ये जो इंस्टीट्यूट है ये आप बताएगा कि कैसे कैसे आर्थिक क्षेत्रों में मदद करनी है और कैसे कैसे इसको इम्प्लीमेंटेशन इसका करना है, मतलब कैसे कैसे आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है इस राज्य की उसको बढ़ाना है। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी अंडमान निकोबार में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 2300 किलोमीटर लंबी अंडर सी केबल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। अंडर सी केबल क्या है भाई, मैंने पिछली वीडियो को बताया था कि गूगल ने अंडर सी केबल के दौरान एक जो भूकंप वाला सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है। क्या है उसमें 10 मिनट पहले ही भूकंप आने के बता देगा, और पहले क्या था 1-2 मिनट पहले ही पता चलता था, 30 सेकंड पहले पता चलता था कि भूकंप आने वाला है, और 30 सेकंड में पता भी चलता था और भूकंप भी आ जाता था। लेकिन अब 10 मिनट पहले पता चल जाएगा। किसकी वजह से हुआ ये? अंडर वाटर केबल की वजह से। क्या होगा ये? चेन्नई के अंडमान निकोबार द्वीप सबमरीन केबल सिस्टम स्कैनी एसएमसीपी के जो बेहतर कनेक्टिविटी इंटरनेट कनेक्टिविटी और संचार के साथ द्वीप संघ क्षेत्र प्रदान करेगा। अंततः 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। श्रीलंका के आम चुनाव 2020 में महिंद्रा राजपक्षे की पार्टी पुनः विजय बनी है। ये आप देख सकते हैं। महिंद्रा राजपक्षे कहाँ के हैं? श्रीलंका के। कौन है? प्रधानमंत्री बन गए हैं। घोषित किए गए आधिकारिक परिणामों में पता चला कि अकेले श्रीलंका पीपुल्स पार्टी एसएलपीपी के 145 सीटों में जीत की गई है, और इसके सहयोगियों के पास 150 सीट हैं। 225 संसदीय सदस्य संसद में 2/3 बहुमत जो है वो हासिल किए हैं, और बहुसंख्यक सिंगला समुदाय के प्रभुत्व वाले दक्षिण में जीत का अंतर अधिकांश क्षेत्रों में 60% के उच्च दर पर इन्होंने हासिल किया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। श्रीलंका इलेक्शन राजपक्षे ब्रदर्स विन सुपर मेजॉरिटी। इनके ये देखिए, ये कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। कौन बने हैं ये? प्रधानमंत्री। और इन्हीं के भाई कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। कौन है? राष्ट्रपति हैं। इन लोगों ने बारी बारी से सीन बना लिया है, मतलब 2 साल के लिए ये रहेंगे, फिर 2 साल के लिए वो राष्ट्रपति बन जाएंगे, ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे, फिर वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे और ये राष्ट्रपति बन जाएंगे। ये कुछ श्रीलंका में ऐसा चल रहा है। चलिए, ये आ गए गिरीश चंद्र मुर्मू आपके, उनके बारे में आपको बताते हैं पुट क्या हुआ है। गिरीश चंद्र मुर्मू का वो भारत के अगले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। कैग यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल आपको जो बोलते हैं, जो जितनी भी चीज़ें हुई होती हैं उनका लेखा जोखा जो रखता है भारत के इकॉनमी में, या कोई भी चीज़ होती है भारत के ऊपर जो खर्चा अर्चा होता है जो अलग अलग चीज़ों में, उनका ये लेखा जोखा रखते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, ये इस कैग बन गए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा देने के बाद एक दिन बाद गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत के अगले नियंत्रक और महालेखा परीक्षण कैग के रूप में नामित किया गया। गुजरात कैडर के एक पूर्व आईएएस अधिकारी मुर्मू के ने पिछले 25 अक्टूबर को जेएनके लेफ्टिनेंट ये उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला था। मुर्मू उस राजीव महर्षि की जगह लेंगे जो इस सप्ताह अपना कार्यकाल पूरा करने वाले हैं। मतलब पहले कैग कौन थे? राजीव महर्षि थे। अगर आपसे पूछ ले कि नए कैग कौन है तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। अगर पहले वाले कैग पूछ लेता है तो राजीव महर्षि है। ठीक है, चलिए। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में एप्पल के बाद भारतीय कंपनी रिलायंस जियो को दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड नामित किया गया है। मतलब द फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स, मतलब अलग अलग इंडेक्स बनते हैं तो उसमें एप्पल के बाद कौन है? रिलायंस जियो है। ठीक है, चलिए। रक्षा प्रौद्योगिकी उन्नत संस्थान पुणे में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार जीता जाता है। क्या है भाई? पुणे स्थित रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान DIAT ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को SIH 2020 में राष्ट्रीय स्तर की डिजिटल उत्पाद निर्माण प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता है। क्या है भाई? DIAT मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के अंतर्गत एक डीम्ड विश्वविद्यालय है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का उपयोग करके, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके चेहरे अभिव्यक्ति और हाव भाव को पहचानने के लिए दृष्टि समाधान के लिए पुरस्कार जीता है। ठीक है, चलिए। भारतीय रेलवे ने देवलाली महाराष्ट्र के दानापुर से बिहार तक पहली साप्ताहिक किसान रेल शुरू की है। क्या है भाई? ये क्या करेगी? तो ये करेगी कि देवलाली से बिहार तक चलेगी, बिहार के दानापुर तक। और क्या होगा? ट्रेन पेरिशेबल प्रोडक्शन की निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला प्रदान करेगी। यह पेरिशेबल्स दूध, मांस और मछली के समावेश के लिए एक निर्बाध राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला बनाए। मतलब एक तरह से ठंडे केबिन, एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो कि डब्बे होंगे इस ट्रेन में, उसमें सारे में AC और फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, इस तरह की चीज़ें लगी होंगी, और जिससे सब्जियां, दूध, मांस, मछली जो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते, ख़राब हो सकते हैं, तो उनको अच्छी जो है वो श्रृंखला में रख के बहुत ज़्यादा अलग अलग, पहले तो ये बिहार से महाराष्ट्र तक चलेगी, है ना, फिर उसके बाद अलग अलग राज्यों में लॉन्च की जाएगी। अगर ये सक्सेसफुल तो है ही, है ना।
इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ने की संभावना है, बहुत ज़्यादा जो है प्रॉफिट होने वाला है। चलिए ये वीडियो आज का यहीं तक था। अब जैसा कि हम हर बार बताते हैं आपको किसी भी स्टेट के बारे में, तो आज हरियाणा है, हरियाणा का नंबर लगा है, हरियाणा कैपिटल चंडीगढ़, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर। ये शायद मैं बता चुका हूँ, नहीं बताया तो ठीक है जान लीजिए, अगर बताया तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम कुछ दूसरा ला लूँगा। लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5, लेजिस्लेटिव असेंबली 90, राष्ट्रीय पार्क जो हैं कलेशगढ़ और सुल्तानपुर। यहाँ पे हिंदी से देख लीजिए, चंडीगढ़ राजधानी, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा 90, राष्ट्रीय उद्यान कलेशगढ़ सुल्तानपुर। ठीक है, इंपॉर्टेंट डे इसमें देख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट डेज में लाना भूल गया, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए मैं आगे कोई भी वीडियो लाऊंगा तो मैं इस हफ्ते के और लास्ट वीक के दोनों जो है वो कर दूंगा। एक सेकंड मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है, देख लीजिए, मेरे को ध्यान आ गया मैंने कहाँ रखा होता है। 1 से 7 अगस्त के बीच विश्व स्तनपान सप्ताह इस बार मनाया गया, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, मैंने जैसे आपको बताया, और 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, यानी आज जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था। और मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में इसके बारे में सब कुछ बनाऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को कि आप बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, है ना। इसी तरह सपोर्ट बनाते चलिए, मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें दूंगा। और मैं 2 एनिमेटेड वीडियो पे काम कर रहा हूँ, एक बाइडू वाली, है ना, और दूसरी लेबनान बॉम्ब ब्लास्ट वाली। लेबनान बॉम्ब ब्लास्ट वाली इसी वीक मिल जाएगी, और बाइडू वाली हो सकता है इस वीक, नहीं तो मैं अगले वीक में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेलीग्राम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, वो ज़रूर ज्वाइन करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। बाय।